नमस्कार, मैं हूं रमन पांडे। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्वलंत डिबेट संग्राम में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ये बात वो किससे कह रहे हैं? ये बात उन्होंने समीक्षा मीटिंग के दौरान उत्तर प्रदेश के आला अफसरों से कही है, खासतौर से कानून व्यवस्था के मामले में। समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने अफसरों को निर्देशित किया है और आदेश दिया है कि महिला अपराध के मामलों में ऐसा एक्शन लें, ऐसा ज़बरदस्त एक्शन लें कि उनका एक्शन आने वाले समय के लिए, आने वाले वक्त के लिए एक नज़ीर बन जाए। इसके अलावा उनका ये कहना था कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीति है अपराध और अपराधियों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की, उसका कड़ाई से पालन किया जाए और साथ ही साथ महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति पुलिस निरंतर संवेदनशील रहे। उनका यह भी कहना है कि फुट पेट्रोलिंग हो, वरिष्ठ अधिकारी खुद पैदल मार्च करें जगह जगह चारों तरफ, ताकि अपराधियों में भय का माहौल हो और अपराध खत्म हो। हालिया कुछ घटनाएं हुई थी, उन पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी भी जाहिर की है। तो कुल मिला जुला के आज की डिबेट इसी विषय को लेकर है कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस अपराध और अपराधियों के प्रति है। तमाम ऐसे केसेस आए हैं जिसमें अपराधी खुद आके थाने में सरेंडर कर रहे हैं। तमाम अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन हो रहा है और इसी पर डिबेट है हमारी कि अब लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी जो पिछली सरकारों में हुआ करती थी, जैसा कि योगी आदित्यनाथ का कहना है और उनका निर्देश है उत्तर प्रदेश के आला अफसरों को। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, आपसे परिचय करा दें। सबसे पहले मनीष सिंह जी, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी। ओपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनके अलावा AK जैन साहब, जो कि रिटायर्ड IPS हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे कुछ ही देर में कांग्रेस प्रवक्ता भी हमको ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले डिबेट की शुरुआत करते हैं कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सबसे पहले मनीष सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, आपसे एक रिएक्शन लेना चाहेंगे। जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि तमाम जगहों पे स्थितियां बदली नहीं है। सबसे पहले रमन जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके जब राजनीतिक इतिहास को देखेंगे और उनके जब राजनीतिक चरित्र को देखेंगे तो उनके राजनीतिक इतिहास में और राजनीतिक चरित्र में हमेशा से अपराध उनके साथ चला है। जैसे राजनीतिक नेता जब चलता है आगे की तरफ तो उसके पीछे पीछे उसके कार्यकर्ता चलते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी अपनी राजनीति में जब जैसे जैसे उन्होंने कदम बढ़ाया है, पीछे पीछे उनके साथ उनका अपराध उनका दोस्त बन करके उनके साथ हमेशा से मैं बता रहा हूं, उसी बात पे मैं आ रहा हूं रमन जी। योगी आदित्यनाथ जी को जब मैं 2003 से 2007 में आदरणीय नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, एक घटना में देवरिया का, चूंकि मैं रहने वाला हूं, मैंने उस घटना को अपनी आंखों से देखा था। हमारा भटनी ब्लॉक है, वहां पर एक घाटी बाजार है, उसके पास एक थवई गांव है, थवई टोला में। वहां पे गांव में हिंदू और मुसलमान दो धर्म के लोग रहते हैं। नाली को लेकर के, किसी बात को लेकर के आपस में कहा सुनी हो गई, विवाद हो गया। उसके बाद से योगी आदित्यनाथ जी ने धार्मिक राजनीति की उन्माद को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, देखिए ऐसे आरोप तो हर पार्टी के नेता पर लगते हैं। क्या अखिलेश यादव जी या मुलायम सिंह यादव जी, इनके खिलाफ कोई मुकदमे नहीं है? इनके खिलाफ कोई किसी तरह की बिल्कुल ये बिल्कुल बेदाग हैं? नहीं रमन जी, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। योगी आदित्यनाथ जी का जो राजनीतिक चरित्र है और जो राजनीतिक इतिहास है, 18 से ऊपर मुकदमे सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर अपराध में शामिल रहने के लगे हैं। वो पिछली सरकार में योगी क्या लेना देना? जीरो टॉलरेंस की नीति है। आपको एक बात बताइए, विपक्ष का अब हमेशा भारतीय जनता पार्टी यही बोलती है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो खुलेआम लोग आके अपराधियों को थाने से छुड़ा ले जाते थे, और यही सवाल हम ओपी सिंह साहब से पूछेंगे। तो अगर कुछ बेटर हो रहा है तो आपको दिक्कत क्या है? नहीं रमन सिंह जी, देखिए, एक अगर बेटर करना था तो हमारा 1090 जो आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने वुमन पावर लाइन्स, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन एक योजना लेकर के आए थे, उस योजना को उन्होंने क्यों कमजोर किया? डायल 100 जो हमारे नेता ओपी सिंह साहब आपसे रिएक्शन 1090 को कमजोर किया, ऐसा आरोप है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का। हमारा यह कहना है कि किसी भी चीज को, किसी भी सरकार ने कोई भी योजना जिसको लागू किया हो, अगर कुछ बदलाव दिख रहा है, कोई सरकार बदलाव करती है तो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए।
रमन जी, आपका पूरा डिबेट जो है वो कानून व्यवस्था पर है जी। और 2017 का रमन जी जो चुनाव हुआ था वो कानून व्यवस्था उसमें प्रमुख चीज थी। उत्तर प्रदेश का विकास तो था, लेकिन जर्जर कानून व्यवस्था, गुंडागर्दी, अराजकता, दंगा, ये प्रमुख मुद्दा था। और उसी से ऊब करके जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 2017 में इस उम्मीद के साथ कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो इस गुंडा राज से हमको मुक्ति मिलेगी। और 2017 से 2022 के बीच में पूरे उत्तर प्रदेश की सुदृढ़ कानून व्यवस्था को देखा है, जो पूरी दुनिया और देश में नजीर कायम हुआ। ओपी सिंह 2022 का जब हम चुनाव लड़ने मैदान में गए, ओपी सिंह आपको रोकना तो चाहेंगे। हमारे ओपी सामने सिंह, दो ही मुद्दा था। ओपी सिंह आपको रोकना चाहेंगे। इस डिबेट का विषय है समीक्षा मीटिंग में मुख्यमंत्री बहुत नाराज भी हुए आला अफसरों पर। हाल में कुछ जो घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में, खासतौर से बालिकाओं और महिलाओं के साथ जो कुछ घटनाएं हुई हैं उनको लेकर बहुत नाराजगी दिखाई उन्होंने। जीरो टॉलरेंस की नीति है, इसका पालन करने के लिए सख्ती से कहा है। विपक्ष का ये आरोप है कि इतनी सारी चीजें, सब कुछ ठीक है, सब कुछ रामराज है, तो फिर ये सब घटनाएं क्यों हो रही हैं? जी बिल्कुल सही सवाल है। ये विपक्ष का ही सवाल नहीं हो सकता। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर रमन जी, आम जनता को भी अधिकार है कि वो सवाल खड़ा करे, क्योंकि 25 करोड़ जनता की वह सुरक्षा और खास तौर से महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर के ये विपक्ष क्या है। आप भी सवाल उठा सकते हैं, आम जनता सवाल उठा सकती है और उठाना भी चाहिए। कल की जो आपने जो विषय रखा है कि कल जो उन्होंने वीसी किया अधिकारियों के साथ, देखिए जब से वो मुख्यमंत्री की शपथ लिए लगातार हर पखवाड़े नहीं तो महीने में एक बार पूरे प्रदेश के आला अधिकारी, डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजी, डीजी, मतलब लॉ से संबंधित जितने अधिकारी हैं वो मीटिंग करते हैं, समीक्षा करते हैं। नहीं, डेफिनेटली वो समीक्षा करते हैं, लेकिन इस बात का कि कानून व्यवस्था हमारी कितनी सुदृढ़ हुई, कितनी कमजोर, बदलाव कितना आया है? बदलाव तो आप मीडिया के हैं, आप तो खुद बता सकते हैं। आम आदमी जो है बदलाव के नतीजा ही 2022 आम आदमी को बदलाव कैसे नजर आए? चुनाव लड़े हम, दो मुद्दे पर जीते हैं, एक विकास। मनीष सिंह, आपका रिएक्शन, बदलाव आ गया है? आम आदमी को बदलाव इस तरह से नजर में आएगा। ओपी सिंह जी, मैं आप पर एक सेकंड मेरा जवाब, 1 सेकंड रमन जी, 10 सेकंड जी, 10 सेकंड रमन जी बोलिए। मैं रमन जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि बदलाव दिखाई पड़ना चाहिए। बदलाव कहां हुआ? मैं आपको बताना चाहता हूं कि बदलाव कहां हुआ। बदलाव इस प्रकार से हुआ कि पूरे 5 साल के कार्यकाल में एक भी उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए। 5 साल में बदलाव यह हुआ कि जितने गुंडा और माफिया थे, जिनको समाजवादी पार्टी ने माननी बनाने का काम किया, वो जेल में है। बदलाव ये हुआ। अब ये बताइए, अब ऐसे तो विपक्ष आरोप लगा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इस तरह की एक्टिविटीज में लिप्त रहते थे। मनीष सिंह, आपसे रिएक्शन। जब ओपी सिंह जैसा गैर राजनीतिक फील्ड से आया हुआ इंसान अगर इस तरह की बात एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए कहता है तो मेरे जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता को हंसी आती है। इसलिए कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र से आए ओपी सिंह जी, और आपको कभी कभी निष्पक्ष भाव से बात करनी चाहिए। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको भी ये बात समझना चाहिए जिसके मुख्यमंत्री के ऊपर 18 से ऊपर मुकदमे दर्ज हो। ओपी सिंह जी सुन लीजिए, मैं आपका इंतजार कर रहा था। ओपी सिंह जी, आपकी अपनी भ्रष्टता का ख्याल रखिए। मैं आपकी बात बहुत धैर्य से सुन रहा था। जिसके उप मुख्यमंत्री, जिसकी सरकार में चंदा चोरी तक का जिनके ऊपर मुकदमा लगा हो, वो आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, जो बयानवीर हैं। अग्निवीर तो योजना लेकर के आप लोग आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बयानवीरों के भरमार है। मैं पूछना चाहता हूं रमन जी, ओपी सिंह जी ये बात बताएंगे कि 2022 में जो दूसरी बार इनकी सरकार बनी, ओपी सिंह जी क्या आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में किसी भी सड़क में 1,80,000 किलोमीटर सड़क है उत्तर प्रदेश में, ग्रामीण मार्ग है पीडब्ल्यूडी के पास, एक में रत्ती भर की एक सड़क बता दें जिस पर एक अलकतरा और एक गिट्टी किसी सड़क पर गिरी हो? क्या बात करते हैं? भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ट्रांसफर और पोस्टिंग इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई है कि पूरा उत्तर प्रदेश आज बदनाम हो गया। उत्तर प्रदेश कभी बदनाम नहीं होता था ट्रांसफर और पोस्टिंग में। लेकिन ओपी सिंह जी,
ओपी सिंह जी ने, ओपी सिंह जी आपकी पार्टी ने और आपके मातहत के लोगों ने जिस तरह से लूटा है उत्तर प्रदेश की जनता को, आज उत्तर प्रदेश की महान जनता जो 25 करोड़ की है, वो आप लोगों पर तरस खा रही है कि कैसे निकम्मे और जाहिल लोगों को हमने सत्ता सौंप दिया। आप सुनिए, हाँ सही बात है, वो जाहिल और गुंडों की जो बंदूक वाली पार्टी थी उससे जनता ओपी सिंह जी, ओपी सिंह जी, ओपी सिंह जी, ओपी सिंह जी, योगी आदित्यनाथ जी, सुनिए ओपी सिंह जी, सुनो सुनिए ओपी सिंह जी, योगी आदित्यनाथ जी के पास सुनिए, गला फाड़ रहे हो। आप ये बताओ कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के पास रिवॉल्वर का लाइसेंस है, हथियार वो लेकर के चलते हैं, हमारे नेता के पास लाइसेंस नहीं, लाइसेंस होना कौन सी बुरी बात है? नहीं, लाइसेंस लेना कौन सी बुरी बात है? रमन सिंह जी, एक संत के पास, एक साधु के पास, एक सन्यासी के पास अगर हथियार रहता है तो इससे नहीं, ये कौन सा लॉजिक है? ऐसे तो फिर साधु को फिर राजनीति में आना भी नहीं चाहिए। ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है, जिनके मठ के पास ये कोई लॉजिक नहीं। देखिए डिबेट पे वापस आते हैं डिबेट पे। जी इनसे एक सवाल पूछिए। हाँ बिल्कुल, रमन जी एक सवाल पूछिए। हाँ। रमन जी एक सवाल आप पूछिए, आप कि जो पूछिए। 1000 करोड़ की संपत्ति हाँ। अतीक मुख्तार से बरामद हुई जी। है, मुझे वो किसकी सरकार में इन्होंने बनाया और कौन सी खेती उद्योग से बनाया? किस खेती उद्योग से बनाया? ओपी सिंह जी, इसका बहुत अच्छा जवाब है हमारे पास। ओपी सिंह जी एक मिनट हमारी बात सुन लीजिएगा। ओपी सिंह जी बहुत अच्छा इसके ऊपर जवाब है मेरे पास। ओपी सिंह जी, रमन सिंह जी, मैं आपसे चाहूंगा कि 1 मिनट जवाब दीजिए। ओपी सिंह इनका जवाब सुनिए, सुन लीजिए। रमन सिंह जी, ये बहुत गंभीर आपने परिचर्चा शुरू किया है। ये हाँ बताइए, किस 1000 करोड़ कहां से है? सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरे सुन लीजिए, घुमाइए मत, अरे घुमाइए मत, सवाल का जवाब दीजिए। सुन लीजिए ना, एक बात आप बताइए ओपी सिंह जी, 2014 में अडानी हिंदुस्तान के 207वें नंबर के धनी आदमी थे। आज हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के दूसरे नंबर के धनी बन गए। यह व्यापारिक अपराध किसने किया है? आप व्यापारिक अपराध किसने किया है? और सुन लीजिए, कोरोना के महामारी में हमारा देश का इंतजार हो गया। हमारी दुनिया के जितने भी देश थे सब महंगाई की भेंट चढ़ गए। लेकिन आप बताइए कि अडानी से सुनिए, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मोदी के नेतृत्व में, पहली बात जिस तरह से अडानी ने देश को लूटा है, देश की जनता अडानी से मुख्तार अंसारी की तुलना नहीं की जा सकती। अडानी से मुख्तार अंसारी की तुलना नहीं की जा सकती। अडानी से उन लोगों की तुलना नहीं की जा सकती जिनकी संपत्तियों पे बुलडोजर चल रहे हैं और जिनकी संपत्तियां कुर्क हो रही हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, शैलेंद्र तिवारी जी, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। शैलेंद्र जी, अभी समीक्षा मीटिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली थी और उनका ये कहना था कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में आला अफसर इस तरह का एक्शन ले ताकि वो नजीर बन जाए, और जीरो टॉलरेंस की नीति है, एंटी रोमियो स्क्वाड सख्ती से काम करे, और इसके अलावा छोटी मोटी घटनाओं को भी गंभीरता से आला अफसर लें, फुट पेट्रोलिंग करें, ये तमाम चीज़ें। और उनकी एक ख़ास बात यह है कि वो बराबर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस तरह की मीटिंग्स लेते रहते हैं। विपक्ष का ये कहना है कि इस तरह की मीटिंग्स का कोई फ़ायदा नहीं होता है। उनका ये कहना है कि पिछली सरकारों में, बीजेपी का कहना है पिछली सरकारों में यही लोग थानों से आके अपराधियों को छुड़ा ले जाते थे, लेकिन आज की तारीख में बुलडोजर चल रहा है, आज की तारीख में महिलाएं सुरक्षित है। आपका रिएक्शन चाहेंगे? देखिए, मीटिंग करना भारतीय जनता पार्टी का सगल है। उनके पास मीटिंग के अलावा कुछ है नहीं। पिछली 5 साल की सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर 3 साल उधर बीत चुके हैं, मतलब 8 साल की सेंट्रल गवर्नमेंट और 6 साल की, लगभग 5.5 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार। कानून व्यवस्था में क्यों गड़बड़ी आपको दिख रही है? अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें साइबर क्राइम के रेड्रेसल के मामले में यूपी अव्वल है। बहुत सारी इस तरह की रिपोर्ट्स, एनसीआरबी के भी आंकड़े बहुत सारे आ रहे हैं। और आपको नहीं लगता कि ईमानदार सबसे ज्यादा अपराध हुए उत्तर प्रदेश? डेफिनेटली उसमें बहुत सारी चीजें यूपी के अगेंस्ट भी हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ चीजें दुरुस्त हुई हैं? देखिए रमन जी, हम जमीन की बात करते हैं, हम ज़मीन पे देख रहे हैं, चाहे वो लखीमपुर की घटना हो, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे वो कानपुर की घटना हो, चाहे औरैया घटना हो, चाहे इटावा की घटना हो, जहाँ जिस घटना से आप जिक्र करेंगे हम उनकी बात कर रहे हैं जी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप योजना बना रहे हैं या आपने कोई प्लान तो किया है। अफसर आपके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर ये इसका मतलब कि अफसरशाही सुन नहीं रही है बातों को। बात तो आने दीजिए जी। देखिए, तालमेल
विधायक का मुख्यमंत्री से तालमेल नहीं है, मुख्यमंत्री का जो अधिकारी हैं उनके नीचे तालमेल नहीं है। स्थिति कुल मिलाकर के वही बनी हुई है। अब आप ये समझिए कि सिपाही, मुंशी, तमाम चीज़ें हैं, थाने से लोग लौटाए भगाए जा रहे हैं, ये ऐसी स्थिति बनी हुई है। आप नहीं, लेकिन पहले तो ये आरोप लगते थे कि थाने से छुड़ा लिए जाते थे। देखिए, थाने से आपको पता है कि अगर 7 साल से ऊपर की नहीं, चलिए इस अगर कंपैरेटिवली अगर देखा जाए, अगर इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम आप एक काम करिए रमन भाई, एक सवाल आप 5 मिनट सवाल पूछ लीजिए, फिर हम जवाब देंगे। बीच बीच में वो रिदम टूट जाता है ना, फिर मजा नहीं आता। मेरा कंसर्न ये है कि आप एक चीज बताइए कि अगर ये गवर्नमेंट, अगर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बुरा है, तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कितना अच्छा था, इसलिए कि आपकी सरकार तो बहुत दिन से रही नहीं। सर, अब जो सरकार है हम सवाल उससे पूछेंगे, मेरा सवाल उससे है। हम पिछली सरकार से सवाल पूछने नहीं जाएंगे, अगले ज़्यादा नहीं पूछेंगे आपने क्या किया तब ये हो रहा है। हम सवाल जो सरकार वर्तमान में, हम उससे पूछेंगे, हम उस पर उंगली उठाएंगे, उसी पर उंगली उठेगी, क्योंकि वही उसी की जिम्मेदारी है। हम दूसरे सवाल से जिम्मेदारी नहीं करने जाएंगे। बिल्कुल, हमको किसी, हम जनता ने, उन्होंने खराब किया तो उनको हटा दिया, तो आप उससे खराब करने थोड़ी आए हैं। आप तो बताइए ना कि आप अच्छा कैसे कर रहे हैं। मतलब आप मानते हैं खराब किया था? भाई खराब ना किया होता जनता हटाती नहीं, हमको हटाया ना, हमने खराब किया था, हम तभी तो हटाया हमको। स्पष्ट चीजें हैं ना, हमारी बातें जनता की समझ में नहीं आई तो हमको हटाया, उनकी बातें समझ में आई उनको हटाया, हमारे साथ एक ही इनकी बातें समझ में नहीं आएंगी तो इनको भी हटाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये डटे रहेंगे। बिल्कुल, कानून व्यवस्था के नाम पे बिल्कुल ध्वस्त है, कहीं कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। चलिए, शैलेंद्र तिवारी का कहना है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। ए.के. जैन साहब रिटायर्ड डीजीपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि लगातार मुख्यमंत्री भ्रमण भी करते हैं, लगातार वीसी के जरिए एड्रेस भी कर रहे हैं आला अफसरों को, और लेकिन घटनाओं में कमी नहीं दिख रही है। और कहीं ना कहीं एनसीआरबी के आंकड़े भी, कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जो यूपी के लिहाज से, लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से उसको यूपी की व्यवस्था को अप्रिशिएट करते हैं, तो कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जो निराशाजनक भी होते हैं। किस तरह के चैलेंजेस होते हैं इस तरह के मैकेनिज्म में? देखिए, स्टेट का बहुत बड़ा दायित्व होता है कि जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, SC ST कम्युनिटी है, जो निर्बल वर्ग के लोग हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार ना होने पे, और अगर कोई घटना घटित होती है तो उस पर बहुत ही त्वरित और बड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के साथ जी, उसमें यही निर्देश दिए हैं कि अगर कहीं पे कोई घटना घटित हो जाती है तो उसमें बड़ी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, नजीर बने ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही निर्देश है, क्योंकि वो यूपी उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं और समय समय पे समीक्षा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि फर्क पड़ रहा है? हाँ, बिल्कुल फर्क पड़ रहा है, बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। मुझे लगता है कि फर्क पड़ रहा है। कड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं, NSA लग रहा है, गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाइयां हो रही हैं, त्वरित अरेस्ट हो रही है। ये इन सब का, ये देखिए, अपराध को रोकने का यही तरीका है जो उन्होंने कहा कि फुट पेट्रोलिंग करें, पुलिस की प्रेजेंस दिखनी चाहिए सड़कों पे। लेकिन एक बात बताइए, बहुत प्रैक्टिकल सा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। 23 करोड़ से ऊपर की आबादी है उत्तर प्रदेश में, और इतना बड़ा दायरा है। पुलिसिंग जो आपके पास है प्रति व्यक्ति के हिसाब से, या प्रति 100 व्यक्ति, प्रति 1000 व्यक्ति के हिसाब से, आबादी के हिसाब से बहुत कम है, बहुत हाईली इक्विप्ड भी नहीं है, ख़ासतौर से अगर साइबर क्राइम के मामलों को देखा जाए तो किस तरह के चैलेंजेस देखते हैं इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने में पुलिस विभाग की तरफ से? देखिए, चैलेंजेस हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। इधर तो हाल के दिनों में काफ़ी भर्तियां हुई हैं, करीब 1.5 लाख के ऊपर फोर्स बढ़ा है और उसमें बढ़ोतरी हो रही है। शासन के जो भी संसाधन होते हैं उसके अनुसार पुलिस ये बात नहीं कह सकती कि हमारे पास संसाधन कम है, गाड़ियां कम हैं, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कम है, इन सर्विस कोर्सेज नहीं हो रहे हैं जवानों के, सब इंस्पेक्टर्स के, इसलिए जो है अपराध में बढ़ोतरी हो रही है। देखिए, अपराध जो है उसको कंट्रोल करना पुलिस विभाग का दायित्व है, और पुलिस विभाग को चाहिए कि जो अपराधी सक्रिय हैं उनके खिलाफ समय समय पर निरोधात्मक कार्रवाई करें, और जो फर्स्ट टाइमर हैं, जो अपराध करते हैं, उनके खिलाफ
अत्यंत कठोर बिल्कुल। कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि दूसरे अपराधी इस प्रकार का दुस्साहस ना कर सके। बिल्कुल। शैलेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। शैलेंद्र जी, इधर हाल में जो अपराधियों के खिलाफ, खासतौर से जो गैंगस्टर्स लगाए गए हैं या जो इस तरह के अपराधी जिन लोगों ने इलीगल एनक्रोचमेंट किया था या जिनकी संपत्तियों की नीलामी हुड़की हुई है, इसके अलावा उन पे बुलडोजर चले हैं उनकी संपत्तियों पे, इस एक्शन को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं अपराध करने वालों के मन में भय व्याप्त होगा? रमन जी, एक बात समझ लीजिए, जो अपराध जिसकी आप बात कर रहे हैं और जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं, दो अलग अलग बातें हैं। आज की तारीख में जैन सर यहाँ रह चुके हैं। जैन सर, मैं आपके समय को मैंने देखा है बहुत करीब से। आपका जो कार्यकाल रहा उसमें जो जिस तरह से पुलिसिंग हुई, बहुत मतलब कई जगह अच्छा भी रहा और ख़राब खैर होता कम ही है, लेकिन चूंकि तमाम सारी चीज़ें ऐसी व्यवस्थाएं में रहती हैं, बढ़ती बिगड़ती रहती हैं। क्या आप ये बताइए सर, जब 7 साल से कम की अरेस्टिंग की स्थिति हुई है, पुलिस आज उसमें जाकर के किसी के नाम शिकायत होती है, उसमें 10 लोगों को एक्यूज़ करती है, उसमें से 9 लोगों से वसूली करती है। आज पुलिस इस तरह उतर आई है, यहाँ पर ये करप्शन है, इसको कौन रोकेगा? इस पर सख्ती होनी चाहिए, वो नहीं है। इस पर बहुत ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत है कि शिकायत मेरे नाम है, 10 आदमी जोड़ दिए गए हैं, 9 आदमी थाने में बिठाए जाते हैं, उसके बाद छोड़े जाते हैं। ओपी सिंह का रिएक्शन नहीं, इसमें जैन सर बताएंगे, इस पे व्यवस्था बताएंगे, व्यवस्था जैन सर बताएंगे, क्योंकि वो सिस्टम के समझे हुए अधिकारी हैं। जैन साहब, एक रिएक्शन। सीनियर ऑफिसर्स को सुपरविजन करना चाहिए, उनको जन शिकायतों को सुनना चाहिए। अगर उनको ये लगता है कि कोई नीचे वाले किसी प्रकार की गड़बड़ी कर रहे हैं, करप्शन में लिप्त हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें किसी शासन ने नहीं रोका है किसी पुलिस अधिकारी को कार्रवाई करने से। अच्छा, ओपी सिंह साहब, ऐसा हो रहा है जी, तो गलत है। कड़ी कार्रवाई ऐसे पुलिस कर्मियों के विरुद्ध होनी चाहिए। ओपी सिंह साहब, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश की, सुनिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता को बताइए, बड़ी साहब गोई से उत्तर प्रदेश की जनता को बताइए, क्या ट्रांसफर पोस्टिंग में अभी भी आरोप नहीं लग रहे हैं? क्या रिश्वतखोरी के वीडियोस वायरल नहीं हो रहे हैं? क्या बालिकाओं के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है? हम इस बात को बिल्कुल मानते हैं कि मुख्यमंत्री बहुत एक्टिव हैं और दिन रात जितना भी उनके पास वक्त मिलता है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या किसी न किसी माध्यम के जरिए वो एड्रेस करते हैं। लेकिन बदला क्या है? उत्तर प्रदेश की जनता आपसे ये जानना चाहती है, बदला क्या है, चूंकि आप सरकार में हैं। जी बिल्कुल रमन जी, ये जानने का सबको अधिकार है। हमें 2 मिनट का समय दीजिएगा जी। पूरे रमन जी उत्तर प्रदेश में 1,56,000 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति हुई है, पारदर्शी ढंग से हुई है। एक भी आरोप रमन जी नहीं लगा कि 1,56,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती में कहीं कोई गड़बड़ी हुई हो, कहीं रिश्वत ली हो। इसके पहले क्या होता था? पूर्वांचल की पुलिस की भर्ती में पश्चिम के लोगों को भर दिया जाता था और नौकरी उसको मिलती थी। आपसे ये सवाल किया गया, बदला क्या है? आप जनता को ये बताइए, बदला क्या है? उसको नौकरी मिलती थी। नहीं, आप बदला क्या है ये बताइए ना। मेरी बात समझिए, नौकरियों की बात मत जाइए। अभी भी देखिए, अभी भी शिक्षा मित्रों को लेकर बहुत सारा आंदोलन है, इंस्ट्रक्टर्स को लेकर बहुत सारा आंदोलन है। कुछ बदल गया। क्या बदला? व्यवस्था पर 2022 में इस उत्तर प्रदेश की जनता ने भारी मनीष सिंह क्या बदला? क्या लगता है आपको? मनीष सिंह क्या लगता है आपको? परिवर्तन किया 39 साल के रिकॉर्ड को चुप हो जाए तो हम बताएं। नहीं, आप बोल सकते हैं। बदला, सब कुछ बदल गया। ओपी सिंह जी, सारे अपराधी गुंडे। ओपी सिंह जी, यह पहली ऐसी सरकार है जिस सरकार के मिनिस्टर्स अपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ दिल्ली दौरा कर रहे हैं। उन लोगों ने पत्र तक लिखा है अपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। रमन जी, ऐसा है, सुन लीजिए, अरे सुनिए, ऐसा है, ओपी सिंह उदाहरण सहित हाँ बता रहे हैं, दो उदाहरण सहित बता रहे हैं। पहला उदाहरण ये है हाँ, कि जब योगी जी की सरकार बनी जी और गुंडे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई जी, इनके साथ मुठभेड़ हुई जी, ये मारे गए, गिरफ्तार हुए, तो अखिलेश यादव ने क्या कहा कि ये ठोको सरकार है। अब जब गुंडों माफियाओं के 1,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति। अब ओपी सिंह जी जरा सुन लीजिए, अब आप अपनी बात कह लिए। ओपी सिंह जी सुन लीजिए, ओपी सिंह जी सुन लीजिए ना, ओपी सिंह जी सुन लीजिए, ओपी सिंह जी सुन लीजिए। स्वतंत्र सिंह जी के खिलाफ उनके राज्य मंत्री ने क्या पत्र में लिखा था? ब्रजेश पाठक ने क्या लिखा था? केशव प्रसाद मौर्य जी क्या बोले? आप कभी सुने?
उन्होंने कहा, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री से बड़ा संगठन होता है। सुन लीजिए, अरे अब इतना व्याकुल क्यों हो जाते हैं आप? हम जानते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र से नहीं है, आप दूसरे फील्ड से आए हैं, लेकिन आपको कुछ योगी जी देने वाले नहीं है कि इतनी प्रशंसा में लगे हैं, इतनी प्रशंसा मत करिए। और सुन लीजिए ओपी सिंह जी यहाँ, ओपी सिंह जी अरे सुनिए ना, ओपी सिंह सुनिए, 4 चुनाव और 14 चुनाव हारने और जीतने से कानून व्यवस्था बेहतर नहीं होगी। कानून व्यवस्था बेहतर करने के लिए सुन लीजिए, 14 में आपने पिता की गद्दी को व्यक्तिगत टिप्पणी है रमन सिंह जी, रमन जी व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी कर रही है। 7 चुनाव ओपी सिंह जी जरा सुनेंगे आप, ओपी सिंह जी सुनेंगे आप, सुनेंगे ओपी सिंह जी, बंटाधार। अब बताइए, सुन लीजिए, थक गए क्या? बताइए सुन लीजिए आ रही होगी जी, कोई देने वाले नहीं, आपको परेशान मत होइए, थोड़ा देर से सुन लीजिए, बच्चों की भी बात सुना करिए, आप बुजुर्ग हो गए काफी। सुन लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी की राजनीति को आप कितना जानते हैं? नहीं जानते हैं। सुन लीजिए, हम पूर्वांचल के रहने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ जी कुछ दिन पहले गोरखपुर गए थे। सुन लीजिए ओपीसी, सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने प्राइवेट कंपनियों का एक रोजगार मेला लगा था। आप जैन साहब बैठे हैं, काफी वरिष्ठ अधिकारी रहे उत्तर प्रदेश के, जैन साहब बताएंगे, ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने प्राइवेट कंपनियों को रोजगार मेले में जाकर के आप लोग से निवेदन है कि जल्दी अपनी बात समाप्त करें, हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है कि एक चीफ मिनिस्टर सरकारी महकमों में नौकरी देने के बजाय अडानी और अंबानी का लास्ट रिएक्शन शैलेंद्र तिवारी, लास्ट रिएक्शन शैलेंद्र तिवारी, लास्ट रिएक्शन। नौजवानों के साथ धोखा है, नौजवानों के साथ छल है, और उत्तर प्रदेश के जो नौजवान हैं उनके साथ योगी ने जो छल किया है, आने वाले समय में शैलेंद्र तिवारी लास्ट रिएक्शन, शैलेंद्र जी से लास्ट रिएक्शन, ओपी सिंह साहब लास्ट रिएक्शन। शैलेंद्र मैं आपके चैनल के माध्यम से, ओपी सिंह साहब साइलेंस प्लीज, लास्ट रिएक्शन शैलेंद्र तिवारी। धूल के बराबर नहीं है। अच्छा, उनके पैर के धूल के बराबर। शैलेंद्र जी कौन सी तमीज की बात कर रहे हैं आप? किसके पैर की धूल की बात कर रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शैलेंद्र जी हमारे पास वक्त की कमी है। शैलेंद्र जी लास्ट रिएक्शन शैलेंद्र जी। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ जी। अरे पूरे उत्तर प्रदेश और देश को ठगने वाले लोग बेईमान और चोर और मक्कार। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। ओपी सिंह साहब आपका भी धन्यवाद, मनीष सिंह जी आपका धन्यवाद, शैलेंद्र तिवारी जी, एके जैन साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिला जुला के जो कुछ भी हो रहा है उसमें बहुत सारा सुधार होने की जरूरत है, लेकिन अगर कोई एफर्ट कर रहा है तो उस एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन वो एफर्ट, वो प्रयास कहीं ना कहीं परिणामों में भी परिलक्षित होने चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।